हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएम की सेबी का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसकी सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमारा पहले दे रखा है, चलिए देखते हैं, एक बार लाइन रीड कर लेते हैं। द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि जैसे जो हमारी थ्योरी दे रखी है डिमांड एंड सप्लाई के लिए जो हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है ना कि डिमांड कैसे पता चलती है कि क्या डिमांड है। जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसमें पता चलता है कि मार्केट में क्या डिमांड है। जैसे कि समझिए कि एक सब्जी वाले ने सब रख रखा है। अब आप गए, आपने कहा कि मुझे प्याज चाहिए, तो आपने देखा होगा कि प्याज की डिमांड उसने की यहाँ पे, कि उसकी प्रेफरेंस थी कि मुझे प्याज चाहिए। तो वही चीज़ है कि जो कंज्यूमर डिमांड करता है उस चीज़ को कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पे, ठीक है, किसी कमोडिटी के लिए। अब क्या हुआ, उसकी कॉस्ट जो होती है ना, वो ये डिटरमाइन करती है कि सप्लाई कितनी हो रही है। बिजनेस कॉस्ट जो होती है, ठीक है ना, कि किसी के पास जैसे कितना प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा है, उसने वो पैसा लगाया तो उतनी उसने सप्लाई की। ज़रूरी नहीं है कि डिमांड और सप्लाई मैच करे। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी ने 100 मांगा तो उसको 100 के 100 वो चीज़ वहाँ मिल जाए मार्केट में। हो सकता है कि किसी ने किसी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड 100 में की, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी 50 की है, मतलब सप्लाई जो जो मैन्युफैक्चरर है वो दे पा रहा है वो 50 तक दे पा रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी डिमांड तो कम है पर हमारी सप्लाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा है। तो वही थ्योरी हम इस यूनिट में अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से लेंगे। चलिए, पहला टॉपिक क्या है, द डिमांड शेड्यूल। ठीक है ना। अब डिमांड शेड्यूल में हमें क्या दे रखा है, ये इसमें बताता है कि ये हमें क्या बता रहा है कि जो रिलेशनशिप होती है कि जिससे जो हम पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हमने जिसकी डिमांड की थी, जो हमने खरीदा है, उसके प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये बताता है कि हमने जिस चीज़ की डिमांड की उसकी कितनी क्वांटिटी बिकी, क्या उसका प्राइस था। उस टाइप से हम एक कर्व बनाते हैं। एक्चुअली कर्व क्या है, मतलब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप से होती है। आप कर्व्स के थ्रू कर सकते हो, नॉर्मल टेबलर फॉर्म में डेटा हो सकता है। तो मतलब एक चीज़ है, बस बात बताई जा रही है कि हम उसकी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप निकालते हैं ना, उसी को डिमांड बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल, सॉरी। ठीक है, और अगर हम उसको कर्विक फॉर्म में शो कर दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, तो एक कर्व टाइप का फॉर्म होता है हमेशा। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को डिमांड कर्व बोला गया है। यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है ना, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई ना, उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, जैसे आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब जैसे पेट्रोल है, अगर उसका प्राइस गिरेगा ना तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड, तो देखिए पेट्रोल है, ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ही होगी, लेकिन फिर भी लोग कंजम्पशन कम करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि किससे कम से कम में हो जाए। ठीक है ना, तो वो चीज़ की बात हो रही है कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर आइटम की डिमांड कम होगी, और अगर आपका प्राइस घटेगा तो उस पर्टिकुलर आइटम की डिमांड बढ़ती है। ठीक है ना, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है एक चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी प्राइस की। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करने की कोशिश की है कि क्या चीज़ है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे जो प्राइस है, कोई भी एक आइटम है उसका पर बॉक्स दे रखा है, और यहाँ क्वांटिटी जो है मिलियन में दे रखी है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस 500 है तो उसकी डिमांड केवल 9 हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस, देखिए ये घट रहा है, प्राइस हर जगह प्राइस घट रहा है, तो उसके साथ साथ हमारी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, देख रहे हो ना। तो वो चीज़ की बात वहाँ पे बोली गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि डिमांड कर्व। मैंने बताया था आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है डिमांड शेड्यूल की, उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो बैक में ही बात होगी हमारी। अब है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। इसका क्या मीन्स हुआ कि जैसे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे यही एक है जो ये है, इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ऐसे मान लीजिए ये आपका 100 है प्राइस वाइज, 200 है, 300 है, 400 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे आपका दिखा जा रहा है 9, 10, 12, 15, 20। ठीक है, अब क्या बात हुई कि जब उसकी 400 और 500, ठीक है, अब जब 500 था तो उसने केवल 9 था, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे है। 400 पे हमारा 10 था, फिर 300 पे 12, 15, 20। ये कैसे हुआ, ऐसे जा रहा है डायग्राम, आप देख रहे हो ना, डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, स्लोप, अगर कोई स्लोप है तो उसमें डाउनवर्ड्स जा रहा है डायग्राम हमारा।
तो यही वो बात बोल रहे हैं कि जो डिमांड कर्व जो हमारा बनता है ये हमेशा कौन सा लॉ फॉलो करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉलो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी मतलब वही मैंने बात बोली कि अगर किसी ने, जैसे सीधी सी बात है कि अगर कोई प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम खरीदी जाएगी, ठीक है ना, ये क्वांटिटी होता है, ये प्राइस होता है हमेशा यहाँ पे। और अगर डिमांड प्राइस घट रहा है यहाँ पे जैसे 100 हो गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, केवल यही है इसमें, ठीक है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब एक चीज़ और बात है कि ये क्यों होता है, जो हमारा डिमांड्स जो है ना बढ़ती है प्राइस में फॉल होने के साथ साथ, ऐसा इसका क्या रीज़न है। तो उसके दो होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है ना। मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस राइज हुआ, बढ़ गया, तो हम उस चीज़ को डिमांड कम हो जाती है, तो क्यों होता है उसी का मैंने बताया यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आइटम है, जैसे आप मान लीजिए नॉनवेज में ले लीजिए कि कोई मीट खा रहा है, ठीक है, अब उसने देखा कि उसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो स्विच कर लेगा, किसी अदर टाइप के मीट में स्विच कर लेगा या वेजीज में स्विच कर लेगा। तो वो चीज़ यहाँ बोली गई है कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम का प्राइस ज़्यादा है तो वो किसी अदर आइटम पे स्विच कर लेता है, सिमिलर आइटम जो होता है, ऑल्टरनेटिव टाइप से एक बात हुई, तो वो चीज़ है, ठीक है। इनकम इफेक्ट में क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप उसका ऑल्टरनेटिव नहीं ले सकते, लाइक पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर हमारे पास एक ही तरीका होता है। अब देखिए आपकी सैलरी तो बढ़ी नहीं, आपके पास इनकम तो उतनी ही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर आइटम का जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है उसका डिमांड बढ़ गया, सॉरी प्राइस बढ़ गया, तो आपका क्या होगा, फिर आपको उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, या अगर आपका उसका कंजम्पशन कम नहीं कर सकते हो तो आपको कोई अदर आइटम जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है। तो वो चीज़ यहाँ इनकम इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या बोला गया है कि आपको मार्केट डिमांड एक तरीके से जितनी डिमांड मार्केट में चल रही है एक पर्टिकुलर आइटम के लिए उनका टोटल होता है, ठीक है। कि एप्पल की डिमांड पूरे जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी है, तो उसका जब सारी डिमांड्स को टोटल कर देते हैं ना तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये भी जो है लॉ फॉलो करता है किसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला ही फॉलो करता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग में तो मैंने बता दिया था कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में आपस में होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल होता है आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, वही चीज़ है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, डिमांड कर्व को, ठीक है। अब क्या क्या होता है, एक तो होता है एवरेज लेवल ऑफ इनकम। अब क्या हुआ, किसी की पर्टिकुलर जो हमारी इनकम है वो तो बराबर ही है, हम उसको तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर किसी के पास लेवल ऑफ इनकम जितनी सेम है तो वो उसी में ही चेंजेस करता है। और अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर आइटम्स की। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी बढ़ी तो उसने कहा हाँ मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं कार ले सकता हूँ, घर ले सकता हूँ, तो वो चीज़ एक फैक्टर की बात हो रही है। अब सेकंड क्या दे रखा है, द साइज ऑफ मार्केट एंड पॉपुलेशन। मीन्स क्या हुआ, अब देखिए कहीं कहीं होता है कि मार्केट छोटा है, अगर एक गांव के मार्केट की आप बात करो तो वहाँ पे कितने 100 200 250 लोग हैं, तो वहाँ का मार्केट छोटा होगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ की डिमांड होगी तो कम होगी। पर अगर आप वही किसी शहर के मार्केट में जाएं, जैसे मुंबई में जाएं, चेन्नई में जाएं, दिल्ली में आएँ, तो आपका जो मार्केट का डिमांड होगा वहाँ पे, जो पर्टिकुलर मार्केट्स में जो भी डिमांड्स होंगी वो कंपेयर टू एक विलेज या किसी भी जगह के जो छोटा शहर है जहाँ पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, वो चीज़ की बात है यहाँ पे। अब थर्ड क्या दे रखा है टॉपिक हमारा, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड। अब देखिए ये क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक जगह पे, अब जैसे ऐसे देखिए कश्मीर में या फिर किन्नौर वगैरह में सेब पैदा होते हैं, मतलब वहाँ पे पेड़ है उनके, तो वहाँ पे आपको जो एप्पल वगैरह है ना वो बहुत सस्ता मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही जब ट्रांसपोर्ट होकर कहीं अदर सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो उनका पूरा जो प्रोसेस है आने जाने सारा जो भी मतलब लगा बीच में, कहीं कहीं किस एजेंट के पास गया फिर दूसरे के पास गया, तो वो सारा भी उसमें एड ऑन हो जाता है। तो ये भी है कि आपके प्राइस इस हिसाब से बढ़ते घटते हैं। अब कितना अवेलेबल है, अब मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास सब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा हो गई, पैदावार ज़्यादा हो गई, तो वो आपका प्राइस कम रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत कम है, लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो वो यहाँ पे बोला गया। फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट और प्रेफरेंसेस में क्या हुआ, देखिए आपने देखा होगा कि इंडिया में मल्टी कल्चर्स है, ठीक
ठीक है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, कल्चर चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो वही चीज़ बोलिए कि एक पर्टिकुलर जगह का टेस्ट और जो प्रेफरेंसेस है वो किसी दूसरे उसमें जाके डिफरेंट हो सकते हैं। ये तो मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया, आप फॉरेन में भी देख सकते हैं। जैसे फॉरेन में कोई चीज़, जब जैसे ऐसे इंडिया में देखिए, इंडिया में जैसे हम लोग मांस मच्छी ज़्यादा नहीं खाते, मतलब जैसे जो गाय का है वो नहीं खाते हैं। हम लोग इसको टैबू मानते हैं, इंडियन लोग जो होते हैं। लेकिन वही चीज़ आप यूएसए में जाओगे तो वो उसको मानते हैं। ये एक एग्जांपल बुक में ही दे रखा था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, स्पेशल इन्फ्लुएंसेस जो हमारे होते हैं। स्पेशल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं कि जैसे अब एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक पर्टिकुलर आइटम की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो चीज़ हमारे स्पेशल इन्फ्लुएंसेस में आती है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल एक दे रखा था इसमें बुक में, वो था कि मुंबई में बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अम्ब्रेला की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड होती है अम्ब्रेलाज की। तो वो चीज़ एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूंगी वहीं पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड में क्या हुआ कि द नेट इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इज व्हाट वी कॉल्ड ए शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड क्या हो कि जैसे पर्टिकुलर अभी आज ठीक है प्राइस ये चल रहा है, अचानक से कुछ चेंज हुआ तो वो क्या होगा ना, शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो कर्व है वो हमारा पूरा कर्व ही शिफ्ट होगा ना, कि किसी चीज़ के प्राइस बढ़े या घटे तो डिमांड में चेंज आया, मतलब वो चीज़ बात हो रही है ना कि इकोनॉमिकल घटते बढ़ते रहते हैं प्राइस, तो शिफ्ट होती रहती है डिमांड हमारी। कभी क्या हुई, ठीक है प्राइस तो सेम है, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी डिमांड शिफ्ट हो गई कि हाँ ठीक है प्राइस तो चलो ठीक है इतना ही है, 100 रुपये ही है, लेकिन मुझे अभी तक 20 की डिमांड थी उसकी, लेकिन अब पर्टिकुलर उसकी डिमांड 40 हो गई, ठीक है ना। तो वो टाइप से, या फिर कहीं पे क्वांटिटी तो सेम है पर प्राइस बढ़ घट गए, तो उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। शिफ्ट तभी शिफ्टिंग होती है कर्व में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू हो गया, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हम डिमांड शेड्यूल के बारे में सारा कुछ पढ़ रहे थे, उसी के कर्व के बारे में, उसी के बारे में। अब हम जो है मूव ऑन करते हैं सप्लाई शेड्यूल में, सेकंड पार्ट जो है हमारा इस यूनिट का। तो उसमें क्या होगा, सप्लाई शेड्यूल जो होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है कि क्वांटिटी जो सप्लाई मार्केट में हो रही है वो उसके मार्केट प्राइस के थ्रू, मतलब जो उससे रिलेट करता है कि मार्केट में उसका कितना प्राइस है और किस हिसाब से मार्केट में सप्लाई हो रही है। अगर ज़्यादा सप्लाई होगी तो मार्केट प्राइस ऑब्वियस सी बात है कम होगा, लेकिन अगर किसी चीज़ का सप्लाई कम है तो उसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। और अदर थिंग हम मान रहे हैं कि कांस्टेंट है, चेंजेस नहीं है कोई भी, ठीक है ना। तब ऐसे सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है, देखिए कर्व दे रखा है। जैसे मैंने आपको डिमांड का कर्व समझाया था, इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज़ का हमारे पास जैसे 5 है क्वांटिटी में, ठीक है, उसका प्राइस ये है। फिर जैसे देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है प्राइस हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, उस टाइप से बात हो रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखिए ऐसे यहाँ पे मैं समझाती हूँ। इसमें ना सप्लाई में जैसे मैन्युफैक्चर साइड से बात होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ का प्राइस यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी कम है, क्यों कम है, क्योंकि मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस कम है, तो अगर किसी कंपनी को या कोई चीज़ जो बना रहा है, किसान की बात कर ले, एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो चीज़ क्यों बनाएगा, ऐसी चीज़ में कोई पैसा क्यों लगाएगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना, मार्जिन नहीं मिल रहा है उसको अपना। तो वही चीज़ की बात हो रही है कि इसमें जो होता है ना हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमारा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई में बढ़ रही है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक पॉइंट गलत बोल दिया था तो मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा तो वो क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं कि हाँ ठीक है इसका प्राइस ज़्यादा है, हम थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे, हमारा ज़्यादा महंगा बिकेगा, ठीक है ना। वो चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा क्या होता है इसमें जो अपवर्ड स्लोप है ना उसका रीज़न ही होता है, डिमिनिशिंग स्लोप होता है इसमें ना, ठीक है, अपवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि केवल जो उसका प्राइस होता है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर आइटम का प्राइस होता है वही उसकी क्वांटिटी को ना चेंज करता है। शिफ्ट इन सप्लाई केवल इसी वजह से आती है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई कम होगी, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने गौर करा होगा कि डिमांड में क्या अपोजिट था, ठीक है, प्रोपोर्शनल। जैसे क्या हुआ वहाँ पे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी की डिमांड कम हो रही है, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है।
सप्लाई में क्या होता है, सेम होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी प्राइस कम होने पे, ठीक है ना। इसके फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब अभी हमने उधर फैक्टर्स पढ़े थे जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट कम है, ठीक है, लेकिन हमें इसको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट है तो वो लोग ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज़ का जब आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया, पूरा प्रोसेस कर लिया, उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में अवेलेबल करवाया, और मार्केट में बिकने के बाद जो आपको पैसा आ रहा है वो उसके प्रोडक्शन का भी मतलब बस निकाल पा रहा है, तो उसको भी कोई बेनिफिट नहीं है, कौन अपना पैसा ऐसी जगह फंसाना चाहेगा। तो वो एक फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। सेकंड है प्राइजेस ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, प्राइजेस ऑफ इनपुट और मतलब इसमें कि जैसे मान लीजिए आपका लेबर का है, इंजीनियरिंग का है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स कोई हैं, कोई आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो सबका मतलब एक मिक्सचर यहाँ पे दे रखा है। तो वही बात हो रही है कि अगर मान लीजिए कहीं पे लेबर वर्क कर रही है, या कहीं पे टेक्नोलॉजिकल्स कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप किस टाइप से यूज़ कर रहे हो, उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इन्फ्लुएंस। आप कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो, कितना फ्रिक्वेंट है, तो वो चीज़, ठीक है। अब थर्ड क्या हमारा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या ऐसी हो गई कि कहीं कहीं कोई पॉलिसी ऐसी होती है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है सप्लाई करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं की पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो हमारे बेनिफिशियल नहीं होती है। जैसे कहीं पे वैट लग रहा है, या आप यहाँ से इस सिटी से इधर गया, ठीक है, इतना चार्जेस लग गया, वो चीज़ सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, उन पॉलिसीज का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है ना। फोर्थ क्या है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इट मीन्स क्या हुआ कि उसके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनका प्राइस क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑल्टरनेटिव दे रखा है हमें उस पर्टिकुलर आइटम का, अगर हमारे पास है, तो दोनों का जब कंपैरिजन होगा तो हमें जो सस्ता मिलेगा ऑब्वियसली चीज़ हम वही खरीदेंगे अगर फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है ना। जैसे ऐसा नहीं होता है कि एक ही मार्केट में अलग अलग कंपनीज के, जैसे टीवी का एग्जांपल ले लीजिए, सैमसंग का है, वीडियोकॉन का है, एमआई का है, तो आप वही तो लोग हैं ना जिसकी फंक्शनैलिटीज़ भी अच्छी हैं और आपको एक आपका इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ बोल रहा है। फिफ्थ क्या होता है हमारा, स्पेशल फैक्टर्स। अब स्पेशल फैक्टर्स कैसे हो गया कि जैसे कहीं पे जैसे हमने अभी डिमांड में भी पढ़ा था कि कहीं पे पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं का वेदर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि मान लीजिए एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ आप उस हिसाब से अपना एग्रीकल्चरिंग प्लांट्स जो है ना वो लगाओगे, कहीं पे कम हो रही है तो उस हिसाब से आप बनाओगे, तो उस चीज़ की बात हो रही है कि स्पेशल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं पे आपको लेबर आसानी से मिल जाती है तो आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आप देखते होगे, इंडस्ट्रियल एरिया जल्दी डेवलप हो जाता है कि वहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी जो है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल रहा है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बना देते हैं। कहीं कहीं होता है अगर आप मेन सिटी में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे कोई आप फैक्ट्री डालोगे तो इम्पॉसिबल है, आपको एक तो इतनी सारी परमिशन चाहिए होंगी, तो वो चीज़ की बात हो रही है कि स्पेशल फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई कैसे हो गया, जैसे हमने पढ़ा था कि डिमांड का शिफ्टिंग होती है, वैसे शिफ्ट इन सप्लाई होती है कि मान लीजिए कि आपके प्राइस में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड होगी ना उसमें भी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, मतलब शिफ्ट करेगा। मान लीजिए अभी कर्व यहाँ पे है, अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ा तो कर्व क्वांटिटी बढ़ेगी ना प्राइस बढ़ने पे, या फिर प्राइस, या फिर मान लीजिए सप्लाई में कुछ चेंज हो रहा है तो वो कर्व यहाँ चला जाएगा, है ना। तो वो चीज़ की बात हो रही है, सॉरी ये तो उसका मैंने बना दी डिमांड का। जैसे ऐसे जा रहा था तो बढ़ा ना आपका प्राइस, तो आपका ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमें इसमें क्या दे रखा है, वही चीज़ है कि वो मैंने आपको देखिए एक लाइन बताई थी कि सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में, डिक्रीज होगी तो वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अमाउंट देखिए अमाउंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मीन्स क्या हुआ कि कभी कभी पॉइंट एक ऐसा आता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है हमारी वो इक्वल हो जाती है, ठीक है ना, कि जितनी सप्लाई हम कर रहे हैं मार्केट में उतनी ही डिमांड है, तो उस चीज़ की बात की गई, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, मैंने देखिए ऐसे बना दिया कि इक्विलिब्रियम का क्या हुआ कि क्वांटिटी जो सप्लाइड है वही क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है ना, कोई उसमें सब इक्वल है, कोई चेंज नहीं है, तो वो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इंटरप्रेटिंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटीज। मीन्स क्या हुआ, एक तरीके से क्वेश्चन राइज करता है कि मान लीजिए कि आपका किसी भी प्रोडक्ट के गुड्स में प्राइस चेंज हुआ या फिर उस पर्टिकुलर की क्वांटिटी में चेंज हुआ तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सप्लाई साइड पे ज़्यादा पड़ेगा या फिर डिमांड साइड पे आएगा या फिर दोनों के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा, तो उस चीज़ का एक इंटरप्रेट करने की बात करी गई है, ठीक है। और एक चीज़ और एक मेन है कि इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ ही हमारा सेकंड यूनिट भी सीआईबी की एबीएम का जो है मॉड्यूल ए का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।